Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस 2.2 पनेशा कोर्स का सेट नंबर 6। इससे पहले अगर आपने 1 to 5 सेट्स नहीं देखे हैं तो जाके देखो, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा आपका CGL का स्ट्रेटजी सेशन जरूर देखना। वो 1 घंटे के ऊपर का आएगा, 75 मिनट्स या 70 मिनट्स का है, उसको जाकर के देखना। तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या टॉपिक्स एटलीस्ट पढ़ने हैं, उन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें हम आज के सेशन में जो भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी टीसीएस कंडक्टेड एग्जाम्स हुए हैं 2022 में, उनको कवर करने लग रहे हैं विद डिटेलिंग। और अगर आपने पहले सेशंस लिए हैं तो आपको पता होगा मैं किस तरीके से चीज़ों को कवर कराता हूँ। अगर नहीं लिए हैं तो 10 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा आने वाले। और बेटर होगा अगर आप सेशन 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। सेशन 1 से फिर आना 6th वाले पे। और इवन जो पनेशिया कोर्स 1.0 हुआ है, ये भी लेटेस्ट ही है, 2022 में ही हुआ था। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कवर कराया था और कई सारे क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में फंसे भी हैं इस वाले सेशन से। क्यों भाई? क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, वो भी आप करके आना। एंड कभी भी आप मेरे सेशंस को करो तो अपने आपके पास में आप एक नोटबुक और आपके पास एक पेन, ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए सो दैट आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को जॉट डाउन कर पाओ। अब आते हैं आपका आज के पहले क्वेश्चन पे। कहाँ गया भाई? ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना जरूरी है। अगर आपने यूनियन बजट 2022 का पढ़ा होगा तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है भाई? निर्मला सीतारमण जी है ना। तो इन्होंने क्या किया कि अभी जो भी लॉटरी है, और लॉटरी की ही कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया है क्रिप्टो करेंसी को भी। तो लॉटरी जो है काफ़ी चर्चा में रहा। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि लॉटरी का रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था। ये ना क्यों बात अभी पिक्चर में आई है लॉटरी की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे पहले क्या होता था, कोई भी टैक्स नहीं था। लेकिन अभी क्या किया गया है, आपके जो भी डिजिटल एसेट्स हैं, याद रखना आने वाला क्वेश्चन है ये, मैं सारे के सारे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक साथ ही कराता हूँ। तो जितने भी डिजिटल एसेट हैं, उन्होंने कहा लाइक क्रिप्टो करेंसी हो गया, आपकी जो भी डिजिटल है उसमें आपको अब फ्लैट 30% का क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक आपका सर्टेन लिमिट हो जाएगी तो 1% का टीडीएस भी देना पड़ेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना परसेंटेज टैक्स हमारा अभी लेवीड होता है फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, तो भाई फ्लैट 30% का होता है। यानी कि आपकी कितनी भी इनकम रही हो, 30% का तो लगेगा ही। अब चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसा आपको इनकम हुई है तो प्रॉफिट का 30% तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, एज अ टैक्स। ये चीज़ हो गई। अब आपका वो एनएफटी हो सकता है, यानी कि कुछ भी होगा। यहाँ पे जब मैं आपसे डिजिटल एसेट बोल देता हूँ ना, तो इसमें सिर्फ डिजिटल, इसमें आपका सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं आता। इसमें आपके वेरियस टोकन्स हो गए, आपका मेटावर्स से कुछ कमाई हुई है, आपकी डिजिटल करेंसीज हो गई। तो जो भी होगा ना, उससे आपको जो भी फायदा हुआ उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और इसके ऊपर हाँ, एक और इसमें आपका जो गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग के ऊपर भी अगर आपने कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग करी है, उससे पैसा कमाया है, तो उसके ऊपर भी अब आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना होगा। और 1% टीडीएस आपको और देना होगा। जैसे कि अगर आपको सर्टेन लिमिट के ऊपर आपने पैसा कमा लिया, तब आपका 1% का टीडीएस और लगेगा। ठीक, ये सारी बातें समझ में आ गई क्या? अब ये जो है आपका, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेम चीज जो आपका गैम्बलिंग और क्रिप्टो करेंसी में अभी लगाई गई है, वो आपका लॉटरी के ऊपर पहले से ही लगाया जा रहा है। 30% का फ्लैट टैक्स और 1% का टीडीएस, यानी कि 31% के आसपास पड़ता है। अब देखते भी हो ना, जो 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, या फिर ये जो कौन बनेगा करोड़पति से पैसे जीत के आए हैं, तो उसमें से ना काफी सारा अमाउंट जो है, अराउंड 40% का अमाउंट तो टैक्स में ही चला जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो फिलहाल अब लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट तो अब पास ये वाला कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में। अगर पूछा जाए क्रिप्टो करेंसी की हमने रेगुलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप कब उठाया, तो 2022 में। कब आया यूनियन बजट? तो 1 Feb 2022 में आया। तो आपकी ये डेट इसका राइट आंसर होगी। बात क्लियर है मेरी? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और यार, इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका। कहाँ लिखूं यार, ये एक बार हटा देता हूँ, ये हमारा लास्ट क्लास की कहानी है, तो ये हटाते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन क्या आता है ना आपका, कि जो लॉटरी है, ये लॉटरी, ये कई सारे स्टेट में ना बैन है। अगर मैं जैसे दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में लॉटरी बेचना और खरीदना दोनों ही क्या है, गैर कानूनी है।
लेकिन इंडिया में 13 स्टेट ऐसे हैं, यानी कि 13 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपका लॉटरी क्या है, लीगल है। और वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद ही लॉटरीज को रेगुलेट करता है। उसने खुद ही कुछ लॉटरी कंपनीज खोल रखी हैं जिन जो कि आपको लॉटरी टिकट बांटती हैं और पैसा बांटती हैं। ठीक है, कौन से ऐसे वो 13 स्टेट हैं ये आपको पता होना चाहिए, इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि देखो लॉटरी रेगुलेशन तक पहुंच गया तो वहां पे भी आपका पहुंचने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप सोचते हो ना जो क्वेश्चन कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, तो यहीं से आते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा यार दिल्ली में आपका लॉटरी बेचना खरीदना तो इलीगल है, लेकिन अगर आप दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश गए और यहाँ पे आपने लॉटरी टिकट खरीद लिया तो ये लीगल नहीं है। ठीक है, आप भले दिल्ली में रहते हो लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि लॉटरी तो लीगल है, तो आप वहां पे लॉटरी खरीद भी सकते हो और लॉटरी जीत के अपना पैसा लेके आ भी सकते हो टैक्स वगैरह कटवा के। अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका असम में भी लीगल है। ठीक है, असम में लीगल है, यानी कि अब अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदना हो ना तो इन 13 में से किसी भी एक स्टेट में से जाके ले सकते हो। गोवा हो गया, फिर आपका केरला हो गया गोवा के नीचे, इधर अपना एमपी हो गया दैट इज मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र में भी जो लॉटरी है वो लीगल है। देन आपका एक स्टेट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर में भी आपका लॉटरी लीगल है, मेघालय में भी है। मेघालय बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना उसमें मेजरली आपका ये लॉटरी जो है वो लीगल है। मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया अपना, फिर ये नागालैंड हो जाता है नॉर्थ ईस्ट का ही। फिर आप अगर पंजाब जाओगे तो पंजाब में भी लॉटरी लीगल है। एंड सिक्किम हो गया इधर नॉर्थ ईस्ट में आपका, एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके कुछ 13 स्टेट हैं जहाँ पे लॉटरी क्या है, लीगल है, यानी कि आप यहाँ से लॉटरी खरीद सकते हो, जीत सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भी एक बार माइंड में रख लेना। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया आपका किसी एक एग्जाम में, और आएगा, ठीक है, अभी आप देखना एक ना एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन टपका मिलेगा कहाँ पे लॉटरी लीगल नहीं है। तो आपको ये 13 याद रखने हैं। इन 13 में से आपका, इन 13 में तो लीगल है, बाकी कोई एक स्टेट ऐसा होगा जहाँ पे लीगल नहीं होगा। ठीक है, एक घाटम क्या होता है? अब देखो घाटम क्या होता है ना, जैसा आपने मटका देखा होगा, मटका वो अर्थन पॉट होते हैं ना जिसमें हम पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं गर्मियों में, इस शेप का होता है वो ऐसा। मेरी देखो ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस शेप का होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इसमें ना नेक नहीं होता, ये ऐसा रहता है बिना नेक का। तो ये क्या है आपका एक पॉट जैसा होता है, लेकिन क्या ये जो है आपका वो पानी के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने को अगर याद होगा, मैंने स्ट्रेटजी सेशन में आपको 3 चीज़ें बताई थी कि आपको 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट याद रखने हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से टाइप का है, जिसमें से एक था आपका परकशन वाला। अब देखो एग्जाम में आया भी है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये 2021 वाला, तो आपको पता होना चाहिए घाटम क्या है। एक लार्ज नैरो माउथ्ड अर्थवेयर पॉट होता है जो कि एक परकशन इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और हमें इसका जो उल्लेख है, यानी कि इसका जो यूज है ना, वो हमें कार्नाटिक म्यूजिक में देखने को मिलता है। मैंने आपको 2 टाइप के म्यूजिक बताए थे ना, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक आपका कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक बेसिकली सदर्न म्यूजिक भी कहलाता है। ठीक है, ये इसके बारे में काफी सारी जानकारी मैंने आपको किसी एक सेशन में दी हुई है, तो वो देख लिया होगा, आपको अभी समझ आ रही होंगी बातें। कर्नाटिक म्यूजिक क्या है, बेसिकली आपका जो ये घाटम है इसका यूज करता है एज अ सेकेंडरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और हमें ये जो आपका घाटम है इसके बारे में जानकारी मिलती है रामायण से। सबसे पहली बार इसका उल्लेख हुआ रामायण में, जो वाल्मीकि जी की रामायण है, इसमें सबसे पहले घाटम का जो है उल्लेख हमें मिलता है। और क्या याद रखोगे यार, इसमें आपका घाटम के बारे में वैसे मेनली तो यही क्वेश्चंस बने हैं। अच्छा, आप कहो तो मैं इसमें आपको कुछ नाम लिखवा सकता हूँ जो घाटम को प्ले करते थे। देखो, लिखो इसमें इम्पोर्टेंट घाटम प्लेयर्स, कंटेम्परेरी कंटेम्परेरी घाटम प्लेयर्स, यानी कि ये क्या है, घाटम को चलाने में इनकी काफ़ी महारत है और इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, 5-6 लोगों के नाम लिखा रहा हूँ। एक तो आपके गणेश आनंदन हो गए, गणेश आनंदन। अब देखो आर्ट एंड कल्चर आपसे काफी पूछा जा रहा है, तो मैं आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा अच्छे से ही आपको करा देता हूँ। फिर तो सुरेश वैद्यनाथन है, सुरेश वैद्यनाथन। एंड आपके गिरिधर उडुपा है, गिरिधर उडुपा। एंड एक है ग्लैन रस्टी जिलेट। ठीक है, इनका नाम पूछा गया है एक एग्जाम में, ग्लैन रस्टी जिलेट।
तो ये भी घाटम के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, यानी कि जो घाटम को बजाते हैं, मतलब घाटम का यूज़ करते हैं। और किसका नाम याद रखोगे यार? सुरेश वैद्यनाथन करा दिया, सुमन चंद्र शेखर, ठीक है, सुमन चंद्र शेखर। तो आप ये 5 नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं जो घाटम का अभी भी इन्होंने कंटेम्प्रेरी टाइम में अभी भी इन्होंने कई कई बार जो है इसका अगर उल्लेख होता है ना घाटम का, तो ये लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इसके। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो आई गेस ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको अभी अगले 2-3 मिनट में सारी जानकारी देता हूँ इसकी, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब इसके अभी मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जिनका यूज करके ना आप खुद भी पता कर सकते हो कि कौन सा किस टाइप का टैक्स होता है। देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स हमारे पास, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट, अब बात को समझना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये आपका लेवी किया जाता है जो भी आपकी इनकम हो रही है ना, किसी भी पर्सन की इनकम है या कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके ऊपर ये वाला टैक्स आपका लगाया जाता है। जैसे कि मेरे पास इनकम आई, तो मेरी उस इनकम पे जो भी टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स लगता है, तो वो क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, सीधा सीधा मेरी इनकम पे लगा दिया। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे लगाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। सपोज करो मैं कोई कंप्यूटर लेने गया, अब कंप्यूटर पे जो टैक्स लग रहा है ना, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा। समझना, इसके दूसरे पॉइंट में चीजें और क्लियर होंगी। ये मैं आपको पॉइंट क्या लिखा रहा हूँ, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड। यानी कि इसमें जो टैक्स होता है ना, वो आपका शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा है ना, तो वो जो टैक्स है वो मेरे को ही देना पड़ेगा। यानी कि जिस चीज पे वो टैक्स लगेगा वही उसको बियर करेगा। लेकिन आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। अब समझना इसमें क्या हुई बात। यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी टैक्स लगता है, एक्साइज टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। अब जो भी मैं एक सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसके पास में एक शोरूम भी है, वो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बढ़िया से लेके आया, और बीच में उसे सपोज करो स्टेट का एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगा किसी और स्टेट में बेचने गया, तो अब उस प्रोडक्ट पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो 10 रुपए का लग गया, ठीक है। उसका प्रोडक्ट था 100 रुपए का, ये 10 रुपए और लग गया। फिर जब उसने अल्टीमेटली बाद में जाके सामान बेचा, तो वो जीएसटी 10 रुपए और लग गया, 18 रुपए लग गया सपोज करो। तो यहाँ पे टोटल मिला के इसकी अब जो कॉस्टिंग है वो उस आदमी को, यानी कि जो मैं अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट बेचने में कितने का पड़ गया, ये प्रॉफिट सब मिला के, ठीक है, ये मेरे को पड़ गया 128 रुपए का। अब ये 128 रुपए, लेकिन बियर कौन कर रहा है? अगर यहाँ पे सपोज करो आप में से कोई एक बंदा मेरे से सामान खरीदने आया, ये वाला कंप्यूटर खरीदने आया, तो ये 128 रुपए तो आप दोगे ना, मैं अपनी पॉकेट से तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टैक्स का बर्डन है ना, मैंने शिफ्ट कर दिया। हो सकता है मैं इस 10 में से ऐसा करूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं जो इस 100 में से अगर मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था, तो मैंने कहा चलो यार, अब मैं 18 का प्रॉफिट कमा लूंगा, 2 रुपए तो एक्साइज ड्यूटी का मैं ही बियर कर लूंगा। यानी कि बाकी की एक्साइज ड्यूटी का जो 8 रुपया है ना, मैंने ये वाला बर्डन आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, जो आप ये 128 रुपए देने वाले हो। बात की गहराई तक पहुंच पाए? तो इसमें क्या होता है, जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा इनकम टैक्स में किया जा सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है कि मेरी इनकम जो हो रही है और फिर मैं कह दूं कि ये जो टैक्स है वो अगला आदमी पे कर देगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो यही आपका मेजर फर्क होता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्या? अच्छा देखो, एक बात और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये जो पे किया जाता है ना, जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ये पे किया जाता है जब आपकी जो इनकम है वो टैक्स पेयर के हाथ में पहुंच गई। यहाँ पे ध्यान देना, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, टैक्स पेयर। इस केस में, डायरेक्ट टैक्स के केस में, जैसे इनकम टैक्स लगा, तो टैक्स पेयर कौन हूँ? अगर मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसको पे करने वाला भी मैं ही हूं ना। तो इनकम अगर मेरे को मिल रही है तो टैक्स भी मैं ही पे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स पेयर होगा वो कौन होगा? जो मेरा शोरूम है। जीएसटी कौन पे करता है? मैं ही पे करूंगा, मेरा शोरूम है तो, है ना। तो यहाँ पे टैक्स पेयर कौन है? दूसरा है। तो जो इनकम होती है ना, जो इनकम होने वाली होती है, वो टैक्स पेयर के हाथ में नहीं पहुंचती है, उससे पहले ही उसको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि जब मैं प्रोडक्ट का वो बनाता हूँ ना, अपना एक पर्ची बनाता हूँ, तो वो पर्ची बनाते टाइम जो पैसा होता है
वो तो मेरा कट गया। या फिर आप ऐसे समझो जो एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है। मेरा प्रोडक्ट अभी बिका तो नहीं है, ये देखो प्रोडक्ट लेके मैं बेचने जा रहा था मुझे मैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्टेट का एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ गई, तो ये 10 रुपए तो पहले ही चले गए मेरे। मैंने अभी देखो प्रोडक्ट बेचा तो नहीं है ना? यानी कि जो टैक्स पेयर है उसके पास में पैसा तो नहीं आया उसका, क्योंकि जब बेचूंगा प्रोडक्ट तभी तो मेरे को पैसा मिलेगा। मेरे को पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ गया। यानी कि इनकम नहीं आई, उससे पहले ही इस टैक्स पेयर को टैक्स देना पड़ जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अरे दिमाग में बात घुसी क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया आपका, ठीक है, और अपना जीएसटी टैक्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। ये अब हमेशा याद रहेगा ना, इतनी सारी कहानी क्यों समझाई है? सो दैट आप भूलो ना, क्योंकि जब आप चीज़ों को रटते हो ना तो भूल बहुत जल्दी जाते हो। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो आपको आई गेस चीज़ें याद रहेंगी। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, अब मैंने बोला इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो जब मेरी इनकम आएगी तभी मैं उसका टैक्स भरूंगा ना। मेरा वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ जब मिलेगी तभी उसका टैक्स दूंगा, इनकम हुआ, वेल्थ हुआ। और भी एग्जांपल लिखा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक क्वेश्चन ये आता है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई होती है ना, इसको कौन सा वाला टैक्स सपोर्ट करता है और कौन सा वाला टैक्स सपोर्ट नहीं करता है? तो एक बात याद रखना, इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो है मेरी, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई या जीएसटी हो गया, ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपकी बढ़ जाएगी ना अल्टीमेटली, और जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा टैक्स इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है, तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स टैक्स जो है वो कब बढ़ेगा? जब मेरी इनकम होगी वो बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा इन्फ्लेशन थोड़ी ना होगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही पैरामीटर ले रहा हूँ, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा कब? जब मेरी इनकम बढ़ेगी। अल्टीमेटली मेरे पास इतने रिसोर्सेस होंगे कि मैं अपना सामान जो है खरीद के लेके आ पाऊँ सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने वाला कौन सा हुआ? डायरेक्ट। इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वही आपको, अब आपका जो है इन्फ्लेशन को सपोर्ट करेगा। तो अब क्या करवा रहा था मैं? एग्जाम्पल्स। तो भैया इसमें आप पर्सनल प्रॉपर्टी लिख लो, कोई भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा तो वो कैसा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। क्योंकि वो आपके पास देखो ऑलरेडी है, जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसी पे टैक्स लगेगा ना, तो ट्रांसफरेबल तो नहीं है, शिफ्ट नहीं हो सकता। फिर अपना हो गया कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स जो भी कॉरपोरेट है उसको ही देना पड़ेगा। फिर इधर हम क्या लेके आ सकते हैं? सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, तो ये सारा आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बताओ कौन सा होता है? तो भाई सीधा दिख रहा है, जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स आपका, ठीक है। एंड इनकम टैक्स तो कैसा होता है? देखो अभी ऊपर ही नीचे बताया मैंने आपको, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन समझ रहे हो ना, जिसको फायदा मिलेगा वही तो इसका टैक्स पे करेगा। क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो कॉर्पोरेशन है उसको ही टैक्स पे करना होगा ना, ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं, शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो भैया वो डायरेक्ट होगा। यानी कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे, है ना? अब भैया क्या क्वेश्चन है? ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड पे देयर रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने स्टडी सेशन कराया, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में ही आया हुआ है कि कोई भी अगर आप फेस्टिवल पढ़ रहे हो, कोई भी आपका फोल्क डांस पढ़ रहे हो ना, तो उसके बारे में डिटेलिंग देखनी जरूरी है। क्योंकि अब वो ये नहीं पूछ रहा किस जगह से होता है। अब देखो उसने कह दिया भाई निकोबार आइलैंड का होता है, तो वो किसके, ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं फेस्टिवल है जिसके अंदर वो डिपार्टेड सोल ऑफ हेड को यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं? हमें थोड़ी सी अंदर की चीजें पता रखनी है अब, है ना? तो ये आपका कौन सा है? ऑस्टियरी फीस्ट जो है यहाँ पे आपकी की जाती है, जिसमें कि अगर फैमिली का कोई हेड वगैरह खत्म हुआ है तो उनकी सोल को ये लोग अपना जो है रिस्पेक्ट पे करते हैं। किस फॉर्म में पे करते हैं? तो याद रखना, इसमें आपका परफॉर्म किया जाता है सर्कल डांस, ठीक है। इसका नाम ही सर्कल डांस है, या फिर इसको ना निकोबारीज डांस भी बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सर्कल डांस करके ही आता है, निकोबारीज डांस। ये बेसिकली निकोबार में किया जाने वाले जो वहाँ के आदिवासी ग्रुप हैं,
वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं, सर्कल डांस या निकोबारीज डांस को ऑस्टरी फीस्ट के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अब क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, इन द ऑस्टरी फीस्ट विच टाइप ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ निकोबार आइलैंड्स, है ना, तो आप क्या बोलोगे भैया, सर्कल डांस परफॉर्म किया जाता है। अगला देखो यहाँ पे जगदात्री पूजा जो है, जगदात्री पूजा ये वेस्ट बंगाल में की जाती है। जगदात्री माँ होती है, देवी गॉडेस होती हैं, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जगदात्री जी की पूजा की जाती है। तो याद रखना कहाँ की है ये जगदात्री पूजा, वेस्ट बंगाल की है। और कहीं कहीं पे आपको ये उड़ीसा में भी मिलेगा, क्योंकि ये दरअसल उड़ीसा में भी पूजा की जाती है। उड़ीसा में ना एक बाली यात्रा होती है, बाली यात्रा आपको पता होगा, तो बाली यात्रा का ही एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसे एक्चुअली मिनी बाली यात्रा बोला जाता है। तो ये मिनी बाली यात्रा निकालते हैं जगदात्री पूजा में। उड़ीसा तो आपको ये ना, अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल या उड़ीसा दोनों मिल जाए तो आपका बोथ वाला आंसर करेक्ट होगा। अगर एक मिल जाए कोई एक, तो एक भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या भाई, हाँ, इससे रिलेटेड आपका एक फेयर भी होता है, जगधात्री फेयर। तो याद रखिएगा ये भी कहाँ पे होता है, तो ये भी आपका वेस्ट बंगाल में होता है। और क्या याद रखोगे इससे, जगधात्री जी, हाँ, जगधात्री जी जो है ये आपका पार्वती, जो देवी पार्वती होती है ना, इनका ही एक यहाँ पे वो बताया जाता है, अवतार, या फिर इनका ही एक जो है अंश होता है जगधात्री देवी का। उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि नवरात्रि होती है ना, अभी तो मनाया जाने वाला है, आई गेस नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा जगधात्री पूजा का आयोजन। याद रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, कौन सी देवी जी का अंश है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल। गंजन फेस्टिवल की बात करें, ये दरअसल आपका यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये गाजन फेस्टिवल होता है। ठीक है, गाजन फेस्टिवल ये भी आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल। और ये डेडिकेटेड होता है लॉर्ड शिवा को, जो हमारे महाशिव हैं। और इसका एक नाम शिवा गजन भी होता है, शिवा गजन। तो शिवा गजन क्यों नहीं ये एग्जामिनर देता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, तो गजन फेस्टिवल करके दिया जाता है, शिव जी से रिलेटेड है। और जो बंगाली ईयर होता है ना, बंगाली ईयर, उसके स्टार्ट में से हम मनाते हैं। और जब ये आपका फेस्टिवल एंड होता है तो आपका उस दिन को बोलते हैं चरक पूजा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ये चीज़ें ना कई बार पूछी जा रही हैं। अब कल्पतरु उत्सव की बात करें, तो ये हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये उत्सव है तो आपको पता होगा इसकी कोई ना कोई डेट होगी। तो ये 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो आपने रामकृष्ण जी का नाम तो सुना ही होगा, रामकृष्ण जी का। ठीक है, तो रामकृष्ण जी के ही रिस्पेक्ट में जो रामकृष्ण मठ के लोग होते हैं, या फिर रामकृष्ण मिशन के जो मॉन्क्स होते हैं, वो लोग इस उत्सव को मनाते हैं। या फिर जो वेदांता सोसाइटी हो गई, इसके लोग जो है इसको मना रहे होते हैं। ठीक है, रामकृष्ण जी के बारे में पता है ना, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं, तो उनके ही रिस्पेक्ट में ये कल्पतरु उत्सव मनाया जाता है, किसके द्वारा, रामकृष्ण मठ के जो भी मिशनरीज होते हैं, मिशनरीज तो नहीं होते इसके, मॉन्क्स होते हैं। ठीक है, आपको फर्क पता होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स का। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन दे रहा है भाई, आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ओनली मार्केटेड प्रोडक्ट गुड्स आर कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी के बारे में कहानी है ये। चलिए इसको देखते हैं। बट यार इसमें ना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, इसमें मैं आपका जीडीपी, जीएनपी, इन सभी के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका बढ़िया, जिससे कि आपके इकोनॉमिक्स के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह से, वो सारे ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले सेशन में ही करेंगे। फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं। आई नो थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट ठीक है, जो जानकारियाँ दी हैं उनको अच्छे से याद रखना। और अगले वाले सेशन में मिलते हैं, जल्दी कराऊंगा, कल या परसों में ही आपका ही सेशन आ जाएगा। ठीक, एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।